क्षेत्र एक समान रूप से शामिल हुआ करते थे। इस समय की सबसे बड़ी घटना देखें तो वो त्रिपक्षीय संघर्ष था, जिसमें कि कन्नौज पर अधिकार के लिए भारत की 3 प्रमुख शक्तियों ने बहुत घमासान युद्ध किया था और सबसे लंबा चलने वाला ये युद्ध था। उसमें उन 3 शक्तिशाली वंशों में एक पाल वंश भी शामिल थे। पाल वंश ने करीब करीब 400 वर्षों तक बंगाल में शक्ति, समृद्धि और वैभवता को स्थापित किया था। चूँकि इस समय के इतिहास के बारे में देखें तो इसकी जानकारी के लिए बहुत सारे साहित्यिक और अभिलेखीय स्रोत मौजूद रहते हैं, जैसे कि धर्मपाल का खालिमपुर अभिलेख, देवपाल का मुंगेर अभिलेख, इसके अलावा नारायण पाल का बादल स्तंभ अभिलेख। अगर महेंद्रपाल की बात करें तो महेंद्रपाल प्रथम का वानगढ़ और मुजफ्फरपुर से प्राप्त अभिलेख भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इनमें पर्याप्त जानकारी मिलती है पाल वंश के बारे में। इसके अलावा अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो उसमें संध्याकर नंदी का नाम आता है। संध्याकर नंदी, जिन्होंने कि रामपाल चरित्रिका के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं, इनसे पालों की वंशावली के ऊपर बहुत ही पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। क्योंकि संध्याकर नंदी वैसे वो राजकवि थे रामपाल के टाइम के। रामपाल के दरबारी कवि होने के कारण संध्याकर नंदी की अपने शासक के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा थी। उन्होंने अपने और अपने शासक के बारे में कुछ ऐसा कहा। उनका कहना था कि रामपाल जो है वो कलयुग के राम है, और संध्याकर नंदी ने अपने बारे में कहा कि वो राम है तो मैं उनका वाल्मीकि हूँ। सबसे पहले देखें तो बंगाल का प्रांत मगध राज्य में सम्मिलित था। नंदों के समय में भी बंगाल मगध राज्य के अंतर्गत ही था, यानी कि जब धनानंद महानंद महाजनपद का काल था तो उस समय भी बंगाल मगध साम्राज्य के अंदर ही आता था। मगध के राज सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति पूरे बंगाल पे का भी शासक कहलाता था, क्योंकि ये दोनों एक ही राज्य थे, एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में गौड़ अथवा बंगाल स्वतंत्र हो गया और गुप्त साम्राज्य से पृथक हो गया। जब गुप्त साम्राज्य पतन के कगार पे था, उसकी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी, तो करीब करीब 6ठी शताब्दी के आसपास क्या हुआ कि बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और चूंकि बंगाल के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है शशांक। शशांक बंगाल का बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जाता है, और इसने अपनी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ करके रखी थी कि इनके समकालीन किसी भी राजा की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि इनके क्षेत्र पे कब्जा कर सकें, चाहे वो हर्षवर्धन ही क्यों ना हो। क्योंकि शशांक की जो बढ़ती हुई स्थिति थी, बढ़ती हुई शक्ति थी, उन सब के कारण, और कन्नौज की जो स्थिति थी उस समय में, उससे लाभान्वित होने के लिए हर्ष और भास्कर वर्मन असम के शासक वर्ग थे। इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर गौड़पति की शक्ति को रोकने का प्रयास किया, उसको युद्ध में पराजित करने के लिए युद्ध भी किए, आक्रमण किए। लेकिन क्या हुआ, उनकी शशांक जब तक जीवित रहा तब तक उनको कोई भी क्षति नहीं पहुंच सकी। हर्ष और भास्कर वर्मन दोनों एक साथ मिलकर भी शशांक को हरा नहीं सके। लेकिन शशांक की मृत्यु के बाद ऐसा समय नहीं रहा। शशांक की जब मृत्यु होती है तो बंगाल में राजनीतिक अराजकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सार्वभौमिकता नष्ट हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है, बाहर के जो शासक है जैसे कि हर्ष हो गए या तो फिर भास्कर वर्मन, इन दोनों को मौका मिल जाता है बंगाल पे आक्रमण करने के लिए, और वो कामयाब भी हो जाते हैं। इस बारे में देखें तो जब उन्हें कामयाबी मिलती है, हर्षवर्धन और कामरूपाधिपति भास्कर वर्मन, कामरूप शब्द जो है वो असम के लिए प्रयोग किया गया है। कामरूप और असम एक ही वर्ड है। इनके जो शासक थे भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन ने क्या किया कि ये जब युद्ध जीत गए तो इन्होंने बंगाल को 2 भाग में विभक्त कर दिया, 2 भाग में बांट के उन्हें आपस में बांट लिया। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में सैल वंश के एक राजा पोंड ने उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। इस तरह से देखें तो धीरे धीरे करके बंगाल की स्थिति दयनीय हो जाती है, वो छिन्न भिन्न होने लगता है, साम्राज्य में एकजुटता कायम नहीं रह पाती है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के जो नरेश हैं ललितादित्य मुक्तापिंड कारकोट वंश से संबंध रखते हैं, और इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण किया था श्रीनगर में। और कन्नौज के नरेश यशोवर्मन ने भी बंगाल पर आक्रमण कर दिया। यानी कि एक तरह से देखें तो शशांक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बंगाल के ऊपर चारों तरफ से आक्रमण होना शुरू हो जाता है।
मगध के अनुवर्ती गुप्त नरेश बंगाल पर अधिकार करते थे, लेकिन यह सिर्फ नाम मात्र के ही थे, क्योंकि इनका कोई शक्तिशाली अस्तित्व नहीं था। इस नरेश के हट जाने के बाद भी नाम मात्र का अधिकार रह गया था। सिर्फ कामरूप के जो नरेश थे, कामरूप के नरेश हर्षदेव ने बहुत ही अच्छा अवसर देखा, मौका पाकर क्या किया, बंगाल को जीत लिया। और जबकि शशांक के समय में जो शक्तियाँ थी, एकजुटता थी, उस आसक्ति के अभाव में बंगाल अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र हो गया। यहाँ मतलब कि यहाँ पर कोई भी राज्य आ रहा है, शक्तिशाली राजा आ रहा है और इसे लूट के अपने अधिकार क्षेत्र में कर ले रहा है। आक्रमणों की इस ताकत के कारण बंगाल में चारों तरफ अशांति और गड़बड़ी फैल गई थी, और इससे सारी जनता और जितने भी दरबार के सरदार थे वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि सारी जनता ने, एक व्यक्ति है उनका नाम है गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि तत्कालीन समय में वो किसी भी राजवंश से तो बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उनकी शक्ति को के ऊपर जनता को इतना ज़्यादा भरोसा था कि उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि बस एक यही गोपाल है जो उन्हें इन सारे समस्याओं से निजात दिला सकता है। तो जनों के द्वारा उन्हें चुन लिया गया, और इस तरह से गोपाल संपूर्ण बंगाल का पाल वंश का प्रथम शासक के रूप में सामने आता है। अब जानते हैं गोपाल के बारे में। गोपाल 8वीं सदी के प्रथमार्ध में गोपाल ने बंगाल का शासन संभाला था, और ये प्रथम शासक के रूप में सामने आया। इसने पाल वंश की नींव डाली। गोपाल ने बंगाल में हिमालय से लेकर समुद्र तक संपूर्ण राज्य को सुसंगठित किया, और करीब 1.5 शताब्दी तक अराजकता और अव्यवस्था का अंत करके बंगाल में शासन स्थापित किया। उसने क्या किया, एक अभिलेख है तांबे के खलीमपुर अभिलेख के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि अराजकता को दूर करने के लिए ही गोपाल को राजा बनाया गया था, और इसमें उसने सफलता भी दिया, और जनजीवन को अस्त व्यस्त जो जनजीवन हो रहा था उसमें उनको शांति सुव्यवस्था प्रदान किया। उसने नालंदा के निकट ओदंतपुरी नामक स्थान पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, और गोपाल की मृत्यु हो गई थी करीब 770 ईस्वी में। अगर तारानाथ जी की माने, तारानाथ जो कि एक इतिहासकार हैं, उनकी बात माने तो गोपाल पुंगवर्धन यानी कि बोगरा जिला में एक जो क्षत्रिय परिवार थे उससे संबंध रखते थे, और धर्म के मामले में वे बौद्ध धर्मावलंबी थे, यानी कि गोपाल ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था। धर्मपाल की जो खलीमपुर अभिलेख है उसमें इसके बारे में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों का अर्थ यहाँ पर है सामान्य जनता से, ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण करवाई। यानी कि सामान्य जनता ने क्या किया कि गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण करवाई, उसके पास लक्ष्मी दिया। लक्ष्मी से तात्पर्य है राज सिंहासन का। गोपाल के बाद धर्मपाल बंगाल का शासन हुआ। तिब्बती लामा है और तारानाथ, इन दोनों की बात करें तो उनके अनुसार क्या कहा जाता है, गोपाल ने जो ओदंतपुरी में नालंदा के पास है वहाँ पर जो एक विश्वविद्यालय के निर्माण करवाया था, उसके साथ साथ एक मठ का भी इस्तेमाल करवाया था। यानी कि एक तरह से देखें तो इसने बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी कुछ किया। इसके बाद गोपाल के बाद आता है धर्मपाल। गोपाल का बेटा धर्मपाल था, जिसे कि पाल वंश का यशस्वी सम्राट माना गया है। और बात करें तो इसमें धर्मपाल को ही जो वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इसने बंगाल के राज्य को उत्तर भारत में सबसे श्रेष्ठ बना दिया था। इसके समय में की सबसे बड़ी घटना क्या थी, त्रिपक्षीय संघर्ष थी, जिसके बारे में बताया जा चुका है। कम्युनिस्ट शासक ने जिसने अपने राज्य की सेना सोन नदी के पश्चिम तक बढ़ा ली थी। धर्मपाल ने क्या किया था, अपने राज्य की जो सेना थी उसको सोन नदी के पश्चिम एरिया तक बढ़ा लिया था, और ये धार्मिक मनोवृत्ति का भी था, अपने पिता की तरह बौद्ध धर्म को मानने वाला भी था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। यानी कि इसने साम्राज्यवाद को प्रश्रय दिया था। बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के बाद भी राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये युद्ध को प्रश्रय देता था, ताकि इसका साम्राज्य और भी ज़्यादा विस्तार कर सके।
तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने लिखा है कि धर्मपाल के राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में जालंधर और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक हो गया। इस तरह से देखें तो पूरा का पूरा भारत ही ये कैप्चर हो गया। लेकिन इस बारे में अन्य विद्वानों में मतभेद है और उनका कहना है कि तारानाथ के द्वारा जो ये चीज़ें बताई गई है ये कुछ ज़्यादा ही बताई गई है, इसमें बहुत ज़्यादा 100% सच्चाई नहीं है। वही 11वीं सदी के जो गुजराती कवि है उनका नाम है सोड्डल। सोड्डल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा है, यानी कि उत्तर पथ का स्वामी। यहाँ पर उत्तरापथ में धर्मपाल का नियंत्रण कायम था। धर्मपाल ने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। वह एक उत्साही बौद्ध था और उसे परम सौगत कहा गया। यानी कि यहाँ पर देखें तो उनके द्वारा जो जो उपाधियां ली गई थी, जैसे कि महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, इसके अलावा परम सौगात की उपाधि भी उन्हें दिया गया था। क्योंकि इस समय में क्या हुआ था कि धर्मपाल ने पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा था और पश्चिम में किसका शासन हुआ करता था? प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। उस समय प्रतिहार शासक वत्सराज था। वत्सराज भी बहुत ही काबिल राजा थे प्रतिहारों के, और उसने धर्मराज का गंगा यमुना के दोआब में युद्ध किया था। यानी कि प्रतिहार शासक वत्सराज थे और धर्मपाल, पाल राजा धर्मपाल, इन दोनों के बीच गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है उसमें युद्ध हुआ था और इस युद्ध में धर्मपाल की हार भी हो गई थी। लेकिन किस्मत धर्मपाल के साथ था। धर्मपाल ने क्या किया, इस युद्ध में हार के बाद एक ऐसा सिचुएशन आया जिसमें कि दक्षिण क्षेत्र से राष्ट्रकूटों का आक्रमण हो गया कन्नौज के ऊपर। और राष्ट्रकूट शासक जो थे ध्रुव ने क्या किया कि प्रतिहार शासक वत्सराज पे आक्रमण कर दिया। क्योंकि राष्ट्रकूट के बारे में देखें तो राष्ट्रकूट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, प्रतिभा संपन्न शासक हुआ करते थे। यही एक राष्ट्र है, राष्ट्रकूट शासक ही एक ऐसे हैं जिनके की वंश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजाओं का आगमन हुआ है। उसने क्या किया, प्रतिहार शासक वत्सराज पे आक्रमण करके उसे हरा दिया और इतना बुरी तरीके से हराया कि वत्सराज को छुपना पड़ा राजपूताना में जाके। इसके बाद ध्रुव ने दोआब में आगे बढ़कर धर्मपाल को भी हरा दिया। लेकिन अपना चूंकि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रकूटों का शासन कहाँ था, दक्षिण भारत में था, और पालों का शासन है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच का जो डिस्टेंस है, जितनी दूरी है, उससे राष्ट्रकूटों को अपने साम्राज्य के ऊपर शासन करने में बहुत तकलीफ होती। तो उसने यहाँ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं किया, जल्दी जल्दी वत्सराज को हराया, धर्मपाल को हराया और फिर वापस अपने साम्राज्य में चले गए। इस युद्ध से प्रतिहार को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि ये शक्तिशाली भी थे और इनके साथ युद्ध में सबसे ज़्यादा समय भी दिया था राष्ट्रकूटों ने, बाकायदा कि धर्मपाल के अपेक्षा। इन सभी चीज़ों के कारण क्या हुआ, धर्मपाल को फ़ायदा हो गया, क्योंकि प्रतिहारों को तो राष्ट्रकूटों ने बहुत ही कमज़ोर बना दिया। तो धर्मपाल ने सोचा कि उत्तर भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा लिया जाए, और यही अवसर देखा, उसको अवसर मिल भी गया। इस अवसर की खोज में था, उसे अवसर मिल गया और उसने क्या किया कि कन्नौज के जो सिंहासन थे वहाँ पर इंद्रायुध को हटाकर अपना जो चक्रायुध था उसको राजा बना दिया गया। क्योंकि इंद्रायुध और चक्रायुध दोनों में आपसी रक्त संबंध था, लेकिन फिर भी चक्रायुध ने धर्मपाल का साथ दिया था। कहा जाता है कि इस मौके पर जब उसने चक्रायुध को सिंहासन दिलवाया, सिंहासन पे बिठाया, तो उसने कन्नौज में एक बहुत बड़ा दरबार का आयोजन भी किया था, जिसमें दूर दूर से लोगों को बुलाया गया था। अब बंगाल और बिहार दोनों पर धर्मपाल का प्रत्यक्ष रूप से शासन हो गया था। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि धर्मपाल को हराने के लिए प्रतिहार नरेश वत्सराज का बेटा नागवर द्वितीय आया। नागवर द्वितीय के समय में उसके मन में बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि फील हुई और उन्होंने सोचा कि अपने पिता का जो बदला है उसे लेना चाहिए। तो वो आया, उसने धर्मपाल पे आक्रमण भी किया और जीत भी किया। इससे क्या हुआ कि प्रतिहारों का जो प्रतिष्ठा पहले खत्म हो गया था, खो गया था, उसको दोबारा पाने में नागवर द्वितीय सफल हो गया। लेकिन फिर से वही राष्ट्रकूटों का आक्रमण, और इस समय क्या हुआ कि राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय आए। यानी कि जब नागवर द्वितीय का शासन चल रहा था, प्रतिहार नरेश नागवर द्वितीय, तो उनके समय में राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय का आक्रमण हो गया
और इस मौके पर धर्मपाल ने चालाकी दिखाई। उसने और चक्रा युद्ध ने बिना लड़े ही राष्ट्रकूटों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रतिहार ऐसा नहीं सोच रहे थे। प्रतिहारों ने राष्ट्रकूटों का सामना किया, उसके साथ युद्ध किया, लेकिन फिर क्या होना था, प्रतिहारों की हार हुई। इसके बारे में कहा जाता है कि धर्मपाल ने ही प्रतिहारों के विरुद्ध राष्ट्रकूटों से मदद मांगी थी, और जिसके जवाब में राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने प्रतिहारों को बहुत ही सीमित कर दिया था। बहुत सीमित करने का मतलब उसका पूरी तरह से पतन नहीं किया था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी छीन कर दी गई थी कि वो एक छोटे से जगह में ही सीमित होकर रह गए थे। इस स्थिति का फिर से धर्मपाल ने बहुत लाभ उठाया, और उसने क्या किया कि उत्तर भारत में फिर से अपनी श्रेष्ठता को कायम कर दिया। जैसे ही राष्ट्रकूट वापस गए तो उत्तर भारत में फिर से उसने अपना कायम कर लिया सब कुछ। धर्मपाल यहाँ पे देखे तो धर्मपाल ने लगभग 46 वर्षों तक राज्य किया था। उसने विक्रमशिला और सोमपुर में बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। विक्रमशिला में भी नालंदा की ही तरह विद्या एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में उभरा था। यानी कि अगर नालंदा और विक्रमशिला की बात करें तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। गुप्त काल में कुमारगुप्त के द्वारा जो नालंदा विश्वविद्यालय विश्व विख्यात हुआ था, उसी तरह से धर्मपाल के समय में विक्रमशिला में विद्या के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया जो कि विश्व विख्यात हुआ। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में देखें तो धर्मपाल अपने राज्य में कई मंदिरों और बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। उसके राजसभा मतलब कि उसके दरबार में एक प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र रहते थे, और उन्हीं के समय में प्रसिद्ध यात्री सुलेमान आया था। सुलेमान के बारे में बता दूं, सुलेमान एक अरब सौदागर था जो कि 9वीं सदी में भारत आया था। इसने क्या किया कि पाल राज्य के बारे में जो अपना वृत्तांत लिखा है उसमें इसको रूहमा या फिर धर्मा कह के पुकारा है, और धर्मा से मतलब है इसका धर्मपाल से। धर्मपाल के बारे में इन्होंने कहा है कि ये इतने बड़े राजा थे कि ये जहाँ भी जाते थे ना तो अपने साथ 50,000 हाथियों का जत्था लेकर साथ चलते थे। और धर्मपाल के बारे में धर्मपाल के समय में धीमन और विटपाल ने एक नए कला संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, नया कला संप्रदाय निकाला था। धर्मपाल का 810 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद इनके बेटे देवपाल का शासनकाल आता है। क्योंकि पाल वंश का देवपाल तृतीय राजा था। तृतीय राजा मतलब कि 3rd जनरेशन का राजा था, और यह वंश का एक शक्तिशाली राजा सिद्ध हुआ। इसने यहाँ पे 48 वर्षों तक शासन किया। मतलब कि अगर इस तरह से देखा जाए तो इसको अपने पिता से ज़्यादा समय तक शासन करने का मौका मिला था, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुंगेर में बनाई थी। मुंगेर जो आधुनिक समय में बिहार में स्थित है, और इसे एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं मुदगगिरी। इसे अपना राजधानी बनाया था, और उसने असम और उड़ीसा पर विजय प्राप्त किया था। देवपाल भी अपने पिता की तरह साम्राज्यवादी नीति को फॉलो करता था, और इस बात की जानकारी हमें उसी के द्वारा बनाए गए एक अभिलेख में हुई है। उस अभिलेख में उसने अपने आप को एक साम्राज्यवादी राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। देवपाल के समय में क्या हुआ कि देवपाल के समय में प्रतिहार नरेश मिहिर भोज का शासन हुआ था, और मिहिर भोज से इसने युद्ध भी किया था। इसमें मिहिर भोज की हार हो गई थी। मिहिर भोज कौन थे? मिहिर भोज ना प्रतिहार नरेश थे। और दूसरी बात देखें तो इसकी देवपाल के समय में ही राष्ट्रकूटों की बात करें तो गोविंद तृतीय की मृत्यु हो गई थी। इसे क्या हुआ कि दक्षिण में अराजकता फैल गई, और देवपाल ने सोचा कि चलो इसका पूरा फायदा उठाया जाए, और उसने अपना साम्राज्य वहाँ विस्तार करने के लिए सोचा। अब आगे देखें तो उसके द्वारा मतलब कि देवपाल के द्वारा जो भी अभिलेख है उसमें सुदूर व्यापिनी विजयों का उल्लेख है। सुदूर व्यापिनी विजयों का मतलब हो गया अभी जो कुछ देर पहले असम और प्रतिहार नरेशों से जो उसने विजय हासिल की थी उसके बारे में। उसके अलावा दूसरे अभिलेख में कहा गया है कि उसका जो राज्य था वो हिमालय और विंध्याचल के मध्यवर्ती संपूर्ण देश में फैला हुआ था। वो उतनी क्षेत्र का स्वामी था। दूसरी तरफ दक्षिण की तरफ अगर देखें तो सेतुबंध रामेश्वरम तक उसने विजय हासिल की थी। ऐसा तब हुआ होगा जबकि
गोविंद तृतीय की मृत्यु हो गई होगी और वहाँ पर शासन को लेकर के आंतरिक गृह युद्ध छिड़ गया होगा। तब हो सकता है कि रामेश्वरम तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। परंतु स्पष्ट है कि अभिलेख का यह कथन केवल प्रशस्तिवादन है, मतलब कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सच नहीं हो सकता है और ऐतिहासिकता से बहुत ही दूर है। जबकि दूसरे स्तंभ लेख के बारे में बात करें तो उसमें दिखता है कि इसने अपने मंत्री दर्भपाणि तथा केदार मिश्र की नीति युक्त मंत्रणा से प्रेरित होकर उत्कल जाति को मिटा दिया था। उत्कल जाति को मिटाने का मतलब हो गया कि इसमें यहाँ पर इसने अपना साम्राज्य कायम कर लिया था। इसके अलावा हुनों का जो दर्प है, हुनों का जो घमंड था, उसको भी चूर कर किया था। उन सब के अलावा द्रविड़ और गुर्जर राजाओं का जो गर्व था उसे भी मिटा दिया था। यानी कुल मिलाकर के देखिए तो देवपाल ने अपने मंत्रियों की सहायता से 3 बड़े काम किए थे। एक तो उत्कल जाति को पूरी तरह से मिटा दिया, दूसरा हुनों का जो घमंड था उसको चूर कर दिया और तीसरा द्रविड़ और गुर्जर राजाओं को भी मिटा दिया था। असम और उस उड़ीसा पर उसका अधिकार होने से क्या हुआ था, उसका राज्य का सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन कुछ विद्वानों की माने बादल स्तंभ लेख में कुछ विद्वानों ने के बारे में बादल स्तंभ लेख के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। उसमें जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि गुर्जर राजा के गर्व को चूर करने के बाद धर्मराज से जोड़ के देख रहे हैं। विद्वानों का जो मत है, उन्होंने स्तंभ लेख में जो भी प्रशस्तियाँ, जो भी जानकारियाँ लिखी गई है उसके बारे में अपना मत व्यक्त किया है और कहा है कि ये जो गुर्जर राजा थे जिस पर कि कहा जा रहा है कि देवपाल ने अपना उसका घमंड चूर कर दिया, वो धर्मराज के बारे में है, ना कि देवपाल के बारे में। और वो लिखा गया था मिहिर भोज को हराने के बाद। और देवपाल के बारे में कहा जाता है कि इसने परम सौगात की उपाधि ली थी, जैसे कि इसके पिताजी ने भी बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, उसी तरह से देवपाल ने परम सौगात की उपाधि ली थी। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी के बारे में बताएं तो रमाशंकर त्रिपाठी वही है जिन्होंने स्तंभ लेख में जो भी चीज़ें उल्लिखित है उसके बारे में क्वेश्चन मार्क उठाया है। उसके बारे में बताया है कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, बल्कि धर्मपाल के बारे में वो चीज़ लिखा गया है, लेकिन देवपाल के स्तंभ लेख में उसे उजागर किया गया है। समकालीन जो भी राजा थे उन सभी में देखे तो देवपाल की धाक काफ़ी ज़्यादा जम गई थी, लेकिन प्रतिहार के जो नरेश थे मिहिर भोज, उसके राज्यारोहण से गुर्जरों की साम्राज्यवादिता का उदय होता है जो महेंद्रपाल की मृत्यु तक बनी रहती है। ये तो महेंद्रपाल के समय की घटनाएं हैं। नालंदा के ताम्रपत्रों से पता चलता है कि शैलेंद्र वंश के जो शासक थे बापुत्र देव, उनके के अनुरोध पर राजगृह में 4 एक गया में एक गांव धर्मांध के लिए दिए गए थे, मतलब कि दान करने के लिए दिए गए थे। उन्होंने इस नालंदा के ताम्रपत्रों में लिखा हुआ है कि देवपाल ने 5 गांव को दान किया था, वो भी शैलेंद्र वंश के शासक बापुत्र देव के रिक्वेस्ट करने पर। कहाँ किया था? राजगृह के 4 गांव और गया क्षेत्र के 1 गांव। देवपाल के समय में बंगाल निश्चित ही अपने पिता की भांति देवपाल भी एक उत्साही बौद्ध था और उसे परम सौगात कहा जाता है। ये हो गया। बोधि गया अथवा महाबोधि के मंदिर के निर्माण में भी देवपाल का योग है। वह विद्या का उदार संरक्षक था, क्योंकि वह खुद भी एक विद्वान था, इसलिए उसने विद्या को बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया था। उसकी राजसभा बौद्ध विद्वानों के लिए ही था, आश्रय स्थल के रूप में खोल दिया गया था। उसने अपने दरबारों को आश्रय स्थल के रूप में खोल दिया था। बौद्ध कविदत्त उसकी राजसभा में ही रहता था। बौद्ध कविदत्त कौन थे? बौद्ध कविदत्त वे थे जिन्होंने कि लोकेश्वर शतक नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना की थी और इसमें लोकेश्वर का वर्णन किया गया है। लोकेश्वर अथवा अवलोकेश्वर के प्रेम और क्षमा आदि के गुणों की स्तुति यही देखने को मिलती है। उसने क्या किया था? नगरहार के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को सम्मान दिया था। देवपाल ने किसे सम्मान दिया था? वीरदेव को, जो कि नगरहार के प्रसिद्ध विद्वान थे, और उसे नालंदा विहार का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। देवपाल की राजसभा में मलाया के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने अपना एक दूत भेजा था।
इन सब के अलावा डॉक्टर मजूमदार की माने तो उनके शब्दों में क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है कि धर्मपाल और देवपाल का जो शासनकाल था वो बंगाल के इतिहास में एक उत्कृष्ट अध्याय है। मतलब कि इस समय में बहुत ही अच्छी चीज़ें हुई जिसके कारण कि इतिहास उनके नाम को याद रखता है। इसी काल में शिक्षा के साथ साथ वास्तुकला का भी विकास देखने को मिलता है। अब आते हैं नारायण पाल। नारायण पाल कौन थे? नारायण पाल देवपाल के पुत्र थे। देवपाल के पुत्र ने नारायण पाल विग्रहपाल के पुत्र थे। विग्रहपाल का बेटा था और इसने क्या किया था, 54 वर्षों तक शासन किया था। इसने अपने पूर्व के जो शासक थे, जो इनके पूर्वज थे, जो बुद्धिस्ट थे, उनके धर्म को ना अपनाकर इसने क्या किया, शैव धर्म को अपनाया। इतना सिर्फ शैव धर्म को अपनाया ही नहीं बल्कि बाहर से काफ़ी सारे शैव सन्यासियों को भी आमंत्रित कर लिया था। अपने राज्यकाल में अपने दरबार में शैव सन्यासियों को आमंत्रित कर लिया था। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने शासन के प्रारंभिक समय में ही 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया था जो कि शैव संप्रदाय से संबंध रखते थे। और इस मंदिरों की देखभाल के लिए पाशुपत आचार्यों को भी रखा था। पाशुपत संप्रदाय के जो आचार्य थे उनको इन मंदिरों की देखभाल के लिए रखाया था। क्योंकि नारायण पाल ने शांति प्रिय नीति को अपनाया, मतलब कि अपने पूर्वजों की भांति जो साम्राज्यवादी विस्तार की नीति और युद्ध की नीति है उसका त्याग करके शांति की नीति को अपनाया। और इसी वजह से 860 ईस्वी में क्या हुआ, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के जो शासक थे उनके लगातार आक्रमण के कारण उसका राज्य आंतरिक रूप से और आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। अंत में क्या हुआ, प्रतिहार शासक जो महेंद्र पाल थे उन्होंने उससे मगध और उत्तरी बंगाल को छीन लिया और 900 ईस्वी में तो उनकी मृत्यु ही हो जाती है। नारायण पाल की मृत्यु करीब करीब 900 ईस्वी के आसपास में हो जाती है। और इनके बाद आते हैं महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के समय में बहुत सारी घटनाएं नहीं घटी। उनके समय में बस एक यही घटना घटी कि उनके समय में पालों की बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं हो पाई। नारायण पाल के बाद जो है उनका बेटा ही महिपाल था, उन्होंने शासन संभाला और इसके शासनकाल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ये बहुत देर तक शासन कर नहीं पाए। इनके बाद आता है नाम गोपाल द्वितीय और विग्रहपाल द्वितीय। इन दोनों का समय काल करीब करीब 935 से 992 ईस्वी माना जाता है। और इस समय में पालों की शक्ति कुछ अंशों में बढ़ गई थी, मतलब कि पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई थी लेकिन थोड़ा सा सुधार आ गया था। उसके बाद आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के समय में क्या हुआ था, राज्यपाल के समय में परवर्ती लोग जो कि कंबोज के नाम से प्रचलित थे उन्होंने बंगाल के कुछ भूभाग पर अधिकार कर लिया था, अपना आधिपत्य कायम कर लिया था। लेकिन महिपाल जो थे 990 से लेकर के 1030 ईस्वी ने कंबोजों को बाद में बाहर निकाल फेंका था। महिपाल प्रथम ने पर्याप्त अंशों तक अपनी विचलित कुल लक्ष्मी का स्तंभन किया। चूँकि हम लोग एक तरह से देखें तो 1026 के ईस्वी के लगभग में महिपाल का शासनकाल के समय में क्या होता है कि एक शासक थे गंगेय देव जो कि कलचुरी से संबंधित थे। गंगेय देव कलचुरी, उन्होंने क्या किया कि बंगाल पर आक्रमण किया था। और इस समय क्या हुआ था, महिपाल युद्ध क्षेत्र पर गंगेय देव का अधिकार कायम हो गया था। और इन सब के बावजूद महिपाल ने बंगाल और बिहार के एक बड़े भाग को अपने अधिकार क्षेत्र में कायम रखा। क्योंकि यहाँ देखने को मिलता है तो महिपाल और गंगेय देव के बीच में युद्ध हुआ था गंगा के तटवर्ती इलाकों में। वहाँ पर गंगेय देव को बहुत सफलता मिल भी गई थी, लेकिन कुछ जो हिस्सा था बंगाल और बिहार का कुछ हिस्सा वो महिपाल के अधीन ही था, अभी भी उसके आधिपत्य में ही देखा जा सकता था। क्योंकि देखा जाए तो एक लंबे समय के बाद पुनः पाल वंश की सत्ता कायम हुई थी, सही है। महिपाल ने क्या किया था और शायद इसी कारण पाल वंश का दूसरा संस्थापक के रूप में महिपाल को याद किया जाता है। कहा जाता है कि पाल वंश के प्रथम संस्थापक गोपाल थे और द्वितीय संस्थापक महिपाल थे, जिनका कि शासनकाल था 990 से लेकर 1030 ईस्वी तक।
सामाजिक इन सब के अलावा समाज में, अर्थव्यवस्था में, इन सभी क्षेत्रों में देखें तो महिपाल ने क्या किया, बंगाल में बहुत सारे नए नगरों का निर्माण करवाया। नगरों, तालाबों, मंदिरों, मठों, इन सब का निर्माण करवाया था। इन सब के अलावा महिपाल ने क्या किया, सारनाथ, नालंदा और बनारस के जो अनेक बौद्ध विद्वान थे, उन लोगों को सिर्फ धन ही नहीं दिया, बल्कि उन लोगों के लिए नवीन विहारों का भी निर्माण करवाया। विहार क्या थे? विहार वो जगह होते हैं जहाँ के बौद्ध भिक्षु आवास करते हैं, अपने निगमन के काल में आवास करने के लिए रुकते हैं। क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं का कोई एक प्रॉपर जगह नहीं होता, वो घूम घूम के अपनी शिक्षा का प्रचार करते हैं, और उसी घुमंतु जीवन के बीच बीच में जहाँ जहाँ वो रुकते हैं, तो उन्हीं के रुकने के लिए विहारों का निर्माण करवाया जाता था। महिपाल के बारे में कहा जाता है कि वो विचलित कुल लक्ष्मी का स्तंभन किया। विचलित कुल लक्ष्मी का स्तंभन क्या मतलब? इन्होंने जो पालों की सत्ता फिर से कायम करने में अपना योगदान दिया, इसके लिए इनके लिए ये चीज़ का उपयोग किया गया है। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण घटना चोलों के साथ संघर्ष था। राजेंद्र चोल ने उड़ीसा के रास्ते से बंगाल पे आक्रमण कर दिया था। इससे क्या हुआ था, अचानक आक्रमण के कारण महिपाल की हार हो गई। महिपाल उसमें टिक नहीं सका और महिपाल की हार हो गई, उसे पराजय का सामना करना पड़ा। फिर भी पाल नरेश ने उसे गंगा पार ना बढ़ने दिया। यानी कि महिपाल की हार तो हो गई थी, लेकिन उसने क्या किया, चोलों को इसके बावजूद गंगा के उस पार के एरिया में इंटर नहीं करने दिया, वहां उसे रोक करके रखा। इस पराजय के द्वारा पाल साम्राज्य को क्षति बहुत हुई, लेकिन इस बात का प्रमाण उपलब्ध है कि महिपाल प्रथम के शासनकाल में उत्तरार्ध में उसके राज्यों की सीमाएं संकुचित हो गई थी। बंगाल के शासकों में महिपाल काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उसकी प्रशंसा में बहुत सारे गीत भी गाए गए हैं। उन गीतों को अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये गीत काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। उसके शासनकाल में, राजस्व काल में, बंगाल एक समृद्ध राज्य के रूप में देखा जा सकता है। वहाँ पर कला की उन्नति हुई और इसका रूप काफ़ी ज़्यादा सुधर गया। मूर्ति कला को भी एक अभिनव भंगिमा और मुद्रा प्राप्त हो गई। एक अलग तरीके का कला इस समय में देखने को मिलता है, जिसमें कि मूर्तियों में भंगिमा और उसकी जो मुद्राएं हैं उन सभी को देखा जा सकता है, दूसरों से तुलना किया जा सकता है। नालंदा के विशाल बुद्ध मंदिर का पुनर्निर्माण महिपाल प्रथम के शासनकाल के 11वें वर्ष में करवाया गया था। उसके बाद महिपाल प्रथम के बारे में ही बताएं तो समग्र शासन में मगध से धर्मपाल तथा अन्य धर्माचार्यों का आमंत्रण मिलने पर तिब्बत की यात्रा की। ठीक है, उनकी उपलब्धियों के कारण महिपाल प्रथम पाल साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है और महिपाल के सुदीर्घकालीन शासन के उपरांत नए पाल वंश का नया स्वामी हुआ। अब आते हैं नयपाल। चूंकि नयपाल की बात करें तो इनका शासनकाल करीब करीब 1038 से 1054 ईस्वी तक माना जाता है और इसके समय की सबसे बड़ी घटना थी कलचुरियों के साथ इनका युद्ध। चूँकि इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि कलचुरियों के साथ जो इनका युद्ध हुआ था वो बहुत ही भयंकर था और इसकी भयंकरता की बात करें तो इसके बारे में बौद्ध विद्वान दीपांकर जो हैं उन्होंने कहा था कि ये युद्ध इतना भयंकर था कि इसमें उन्हें भी विश्वास नहीं था कि ये युद्ध कभी खत्म हो पाएगा और उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और दीपांकर के हस्तक्षेप के कारण ही क्या हुआ कि ये युद्ध शांत हो गया और दोनों में इस तरह से सुलह हुई कि दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र को वापस कर दिया। शायद इसी कारण इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। नेपाल के समय में देखें तो हिंदुओं का तीर्थ स्थान गया एक भव्य और शानदार नगर के रूप में स्थापित हो गया। गया नगर के जिले के जो शासक थे उनका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप ने क्या किया, नेपाल के शासन के 15वें साल में विष्णु के पद चिन्हों के पास कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था और नेपाल के शासक के अंतिम दिनों में मगध पर विख्यात चेदी नरेश कर्ण ने आक्रमण कर दिया था। नेपाल के बाद 1055 में उसका पुत्र आता है विग्रहपाल तृतीय। विग्रहपाल तृतीय के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल है 1055 से लेकर 1070 ईस्वी के मध्य। ये अपने जो प्रथम पूर्वज थे उनके ही अनुसार बौद्ध धर्म अनुयायी था, यानी कि इन्होंने शैव धर्म को ग्रहण नहीं किया था, इन्होंने बौद्ध धर्म को माना था।
फिर भी उसने एक जगह इनका उल्लेख किया गया है कि एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर इन्होंने क्या किया था, गंगा स्नान किया था। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के अवसर पर एक बार गंगा में स्नान किया था। और सामवेद के जो पंडित होते थे, ब्राह्मण पंडित होते थे, उनको 1 ग्राम भी दान किया था। इसी समय में विक्रमादित्य कौन थे? वातापी के चालुक्य राजा थे, उनका आक्रमण हुआ और इस समय तक पाल वंश का जो पतन है, पाल वंश के पतन की शुरुआत हो चुकी थी। वे पतन की ओर चढ़ पड़े थे। चूंकि विग्रहपाल तृतीय की जो मृत्यु हुई, उसके बाद राज्य की स्थिति इतनी ज़्यादा जटिल हो गई कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। इस समय में क्या हुआ कि बहुत सारे उत्तराधिकारी आए। बहुत सारे उत्तराधिकारी आने का कारण ये हुआ कि एक उत्तराधिकारी बहुत ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पा रहा था, वहाँ की स्थिति को संभाल नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसके उत्तराधिकारियों में, प्रशासक वर्ग के उत्तराधिकारियों के बीच में आपसी गृह युद्ध छिड़ गया था उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर। उसके 3 पुत्र थे। विग्रहपाल जो थे तृतीय, उनके 3 पुत्र थे, महिपाल द्वितीय, शूरपाल और रामपाल। महिपाल द्वितीय सिंहासन रूढ़ हुआ और उसने अपने भाइयों शूरपाल तथा रामपाल को बंदी बना लिया था। एक जगह कैवर्त नामक एक कबीले ने महिपाल के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और उसे निकाल के बाहर भी कर दिया था। विद्रोहियों के साथ लड़ते हुए क्या हुआ, महिपाल रणभूमि में मारा गया और शूरपाल सिंहासन का उत्तराधिकारी हो गया। लेकिन उसके समय में क्या हुआ, बहुत सारे जो सामंत होते थे, उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। इन सभी में देखें तो अपने सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा काबिल शासक रामपाल हुए। रामपाल सबसे अधिक पराक्रमी और योग्य शासक निकला। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी जो हैं, उनकी बात करें तो इस प्रकार उन्होंने कहा है, रामपाल के बारे में इस तरह का सेंटेंस यूज किया है, इस प्रकार भाग्य के उलटफेर के बाद बिहार और बंगाल पर 400 वर्षों के शासन के बाद पाल नरेश ऐतिहासिक मंच से अलग हो गए। चूंकि रामपाल को इस बात का श्रेय प्रदान किया जा सकता है कि उसने असम और अन्य राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। जैसा कि कहा गया है कि संध्याकर नंदी रामपाल चरित्र के जो रचयिता थे, उन्होंने रामपाल के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। मतलब कि इस पुस्तक में देखें तो सबसे खास बात है रामपाल के जीवन चरित्र का वर्णन। रामपाल ने उत्तरी बंगाल पर भी विजय प्राप्त की और कलिंग को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। इन विजयों से पाल साम्राज्य की स्थिति तो सुधर गई, लेकिन शीघ्र ही बहुत जल्दी क्या हुआ कि साम्राज्य जो है पतन की ओर उन्मुख हो गया। और लगभग 1120 में क्या हुआ, रामपाल का जब देहांत हो जाता है तो उसका पुत्र आता है कुमारपाल। बहुत ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं करते, उनके बाद जल्दी बहुत सारे शासक आते हैं। जैसे कि कुमारपाल के बाद आते गोपाल तृतीय, मदन लाल और गोविंदपाल होते हैं। गोविंदपाल पाल वंश का अंतिम शासक था। पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? गोपाल। और सबसे अंतिम शासक था गोविंदपाल। उसकी मृत्यु के साथ पाल वंश का राजवंश का अंत हो गया है। और जैसा कि रमाशंकर त्रिपाठी ने कहा ही है कि बहुत सारे उलटफेर के साथ क्या होता है कि 400 वर्षों के बाद पाल नरेश ऐतिहासिक मंच से अलग हो जाते हैं। मतलब कि इतिहास में इनका अब नाम धूमिल होने लगता है। और इन सब का कारण देखें तो देखिए पतन का क्या क्या कारण हुआ। इस समय में गहरवाल, सेन, सामंती विद्रोह और परवर्ती पाल नरेश आए, उनकी अयोग्यता, ये सभी का मिला जुला स्वरूप, इन सभी के मिलने से ही पाल वंश का अंत हो गया था। अब पाल साम्राज्य का जो पतन है, पाल साम्राज्य की स्थिति रामपाल के बाद और अधिक डामाडोल हो गई। और उसका जो बेटा था कुमारपाल, उसके समय में तो असम भी स्वतंत्र हो गया था, अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित। उसका बेटा गोपाल तृतीय मदन पाल के द्वारा मार दिया गया। मदन पाल पाल वंश का सबसे अंतिम शासक था, जहाँ की गोपाल इस वंश का प्रथम शासक था और पाल वंश का संस्थापक माना जाता है, जबकि मदन लाल पाल वंश का सबसे अंतिम शासक था। अब देखते हैं पाल शासन का महत्व, इनका क्या महत्व है इतिहास में। इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है पाल शासन का। पाल शासकों ने बंगाल में एक समृद्धशाली राज्य की स्थापना की थी और पूरे 400 वर्षों तक क्या किया था, उत्तरी भारत की राजनीति में अपने प्रभाव को बनाए रखा था।
बरकरार रखा था। इन सब के अलावा क्या होता है कि पाल शासक बौद्ध धर्म, साहित्य और ललित कलाओं को काफ़ी संरक्षण भी दिया। दूसरी, अगर उस समय तत्कालीन समय की बात करें तो दूसरा जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या था, बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर था, लेकिन इन लोगों ने उस धर्म को प्रश्रय दिया, प्रश्रय ही नहीं दिया, काफ़ी उन्नति करवाई इसमें। इनके समय में ही तो ऐसी चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला का विकास किया गया जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई के देसाई कला को प्रभावित करता है। धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल का समय 1 शताब्दी से अधिक रहा था। उन्होंने क्या किया था, इतने लंबे शासनकाल में बंगाल को उत्तर भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्यों में से एक बना दिया था। और क्या किया था कि उत्तर भारत में जिन जिन 3 राजनीतिक शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ था, उसमें से जो पाल शक्ति थे उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या क्या किया बताया जा चुका है। धर्मपाल और देवपाल के उत्तराधिकारी के समय में पालों की स्थिति वैसी नहीं रही, तथापि मतलब कि उनका राज्य इस समय उपेक्षित नहीं था, क्योंकि इस दोनों के दौरान तो पाल शासन बहुत ही अपने उत्कर्ष पे था। जिस समय पाल शासक अपने उत्कर्ष की स्थिति में नहीं था, उस समय इसका प्रभाव दूर दूर के प्रांतों के अधीन रहा। क्योंकि पाल शासक के राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। एक प्रोफेसर है A.N. घोष। A.N. घोष की माने तो पाल शासन के अंतर्गत न केवल बंगाल की गणना सबसे बड़ी चली शक्तियों में की जाने लगी, बल्कि वह बौद्धिक और कला संबंधी क्षेत्रों में भी बहुत उत्कृष्ट हो गया। प्रसिद्ध चित्रकार, शिल्पी एवं कांस्य की मूर्तियां गढ़ने वाले धीमान और वितपाल पाल साम्राज्य में ही थे। इन्हीं के साम्राज्य में इन्हें राजश्रय दिया गया और इस कारण कला अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच गया। क्योंकि इस सबसे ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि पाल कलाकारों के समय में जो कांस्य मूर्तियाँ बनाई जाने लगी उसमें इन्होंने महारत हासिल कर ली। कला के क्षेत्र में पालों की जो योगदान है वो कला के क्षेत्र में क्या क्या हुआ वो देखते हैं। कला के क्षेत्र में पाल नरेशों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। उनके शासनकाल में क्या हुआ कि कला की बहुत ही नई नई परंपराएं विकसित होने लगी, जो कि जीवन शक्ति का बहुत ही बड़ा प्रमाण था। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि भारत में जो उस समय पाल काल में जो भी कलाएं का उद्गम और उत्कर्ष हुआ, उसका प्रचार प्रसार भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी देशों में भी पहुंचा और इस कारण से वहां के देशों में इसको अपनाया गया। जबकि दूसरी तरफ देखें तो 9वीं शताब्दी में धीमन और उसका पुत्र, उसका बेटा वितपाल ने चित्रकला की एक नई परंपरा को जन्म दिया और यह वो परंपरा थी जिसने कि 11वीं शताब्दी तक अपना छाप छोड़े रहा था। यद्यपि पाल युग में बौद्ध कला का बहुत ज़्यादा ह्रास का लक्षण दिखाई देता है, लेकिन यह कुछ ही शासकों के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसलिए भारतीय बौद्ध धर्म की जो अंतिम 6 शताब्दियां कलात्मक बंध्यापन का युग प्रस्तुत करती हैं, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बंध्यापन है ये पालों के युग में हुआ। पालों के युग में तो इसका उत्कर्ष हुआ, बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा उत्कर्ष हुआ। कुछ एक शासकों के कारण इसका ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर बंध्यापन का युग शुरू हो गया था। सारे बंगाल और बिहार में पाल नरेशों ने चैत्यों, विहारों, मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण करवाया था। क्योंकि ये सारे जो शब्द है चैत्य और विहार, मंदिर और मूर्ति, ये ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से जुड़े हुए हैं। चैत्यों का क्या मतलब हुआ? चैत्यों का मतलब वह है कि वो जगह जहाँ पर कि अपने जो गुरु रहते थे, जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनके अवशेष दिए गए हैं। उनके मृत्यु के उपरांत जो भी अवशेष बचते हैं उनको कलश में करके यहाँ पर स्थापित किया जाता था। विहार क्या थे? विहार वो जगह होते थे जहाँ की अपने शिक्षा के प्रचार प्रसार के समय काल में विद्वान भिक्षु जो रहते थे वह आराम करते थे, अपने लिए संगोष्ठियाँ बनवाते थे। इनके अलावा मंदिर और मूर्ति जो कि ब्राह्मण धर्म में देखने को मिलता है, इन सब का भी निर्माण करवाया गया था पालों के समय में भी। लेकिन अगर ये देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उस समय में जो भी इमारतें बनाई गई उन सब में कोई भी बचा नहीं। उनकी सिर्फ अवशेष क्या देखने को मिलते हैं? सरोवर, नहरों की एक बहुत ही वृहद संख्या आज भी सुरक्षित है, जिसे कि हम आज भी देख सकते हैं। और इससे पता चलता है कि पाल राजाओं की जो निर्माण सक्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा थी। वो सक्रिय थे तभी तो इस तरह से रचना किया गया कि उनके जो अवशेष है वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं।
अब है धर्म और शिक्षा। पाल काल में धर्म क्या था और शिक्षा क्या था? पाल काल की जो शिक्षा है, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। पालों के द्वारा बनवाई गई ओदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है। नालंदा, जो कि गुप्त शासन काल में कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, उन्हीं की भांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी एक अपना अलग स्थान है, जिसमें कि विदेशों से दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे, ज्ञानार्जन के लिए आया करते थे। शिक्षा के संचरण, संरक्षण और प्रसार में इन बौद्ध विश्वविद्यालयों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इस विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो विक्रमशिला विद्यालय उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में था। इसके बारे में बता दूं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना विक्रमशिला विहार भागलपुर के पास 8वीं शताब्दी में धर्मपाल के द्वारा बनवाई गई थी। विक्रमशिला विहार जो है वो भागलपुर में है, बिहार राज्य का एक प्रांत। इसमें क्या हुआ था, बौद्ध शिक्षा, विशेष करके इसमें स्पेशलिस्ट था महायान के तंत्र विद्या के लिए। लेकिन सिर्फ तंत्र विद्या की ही पढ़ाई नहीं होती थी यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर व्याकरण शास्त्र, तत्व मीमांसा, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि विषयों का भी यहाँ पर नॉलेज दिया जाता था। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि एशिया और विश्व के अलग अलग जगहों से बहुत सारे छात्र आते थे। यहाँ तो सिर्फ पढ़ाने के लिए ही 1000 से ज़्यादा विद्वान रखे जाते थे। और बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो पाल नरेशों, मतलब कि 1-2 नरेशों को छोड़कर शेष सभी पाल निपृति मतलब होता है शासक, सभी पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को उस समय राज्याश्रय प्रदान किया था। किसी भी धर्म को अगर राज्याश्रय मिल जाता है तो उस ड्यूरेशन में उसमें काफ़ी ज़्यादा उत्कर्ष देखने को मिलता है। जैसे कि गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म को मिला, शुंग काल में ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय मिला, उसी तरह से पाल काल में बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया गया और इससे इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ हो गई। लेकिन बाद के काल में अगर देखें तो इसकी स्थिति बहुत पतन की ओर भी बढ़ गई थी। पाल नरेशों ने अपने राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का पूरा प्रयत्न किया था, क्योंकि इन्हें राज्याश्रय प्राप्त हुआ था। लेकिन वो धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उनका मानसिकता संकीर्ण नहीं था। उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के अलावा ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया, सम्मान दिया और बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अतिश नामक एक प्रसिद्ध दार्शनिक भिक्षु ने तिब्बत की यात्रा की थी। यानी कि देखें तो दोनों धर्मों का समान प्रचार प्रसार हो रहा था। कभी हिंदू धर्म के ब्राह्मणों को दिया जा रहा था प्रश्रय और कभी बौद्ध धर्म के विद्वानों को। चूँकि पालों के शासनकाल में साहित्य की उन्नति हुई, साहित्य की उन्नति बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अगर संध्याकर नंदी की माने तो उनके द्वारा रामपाल चरित्र इसी समय में लिखा गया था। ये एक महाकाव्य है। लोकेश्वर शतक नामक काव्य की रचना बौद्ध कवि वज्रदत्त के द्वारा देवपाल के समय में हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत के संरक्षण और विकास की दृष्टि से पालों का शासनकाल काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पालों के ही का शासनकाल में बौद्ध धर्म में कुछ विकृतियां आ गई थी, जिसने कि उस धर्म को पतन की ओर धकेल दिया था। बौद्ध विहारों में वज्रयान और तांत्रिक अभिचार आदि के रूप में व्यभिचार, विलासिता और सुरा सेवन आदि दुर्गुण प्रविष्ट हो गए थे। इन सारी चीज़ों की क्या हो गई थी, प्रधानता हो गई थी और इसके कारण क्या हुआ कि इसका पतन हो गया। धर्मपाल और अंतिश दीपंकर जैसे विद्वान इस काल में हुए। इस तरह से देखें तो विद्वानों के मामले में तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा उत्कर्ष हुआ, बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन बाद के समय में जो इसमें कुछ व्यवहार